तो दोस्तों आज जो है हम लोग अकाउंट्स का एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी हमें अच्छी अच्छी चीज़ों को पढ़ने को मिलेगा और बहुत सारे हमको अपने बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट करने के तरीके को भी पता चलेगा कि हम अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें इस चैप्टर का हम कैसे प्रैक्टिकल यूज़ कर सके। यानी हम आपको बता दें इस वीडियो को शुरू करने से पहले कि इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यानी एकेडमिक पर्पज से भी देखेंगे एज वेल एज प्रैक्टिकल पर्पज से भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, यानी इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी नॉलेजेबल चीज़ मिलने वाली है। तो आइए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको देखना क्या है, आपको देखना है डेप्रिसिएशन। तो आपके अकाउंट्स के अंदर एक चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। कुछ में आपको कहीं कहीं पे लिखा है कि अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, उसका प्रोविजन, उसका रिजर्व। ठीक है, तो पहले आप अगर डेप्रिसिएशन पढ़ लेते हैं तो उसी के साथ थोड़ा सा एक्सटेंड फॉर्म प्रोविजन है और आपका रिजर्व है, तो वो बाद में खत्म हो जाएगा। पहला हमारा जो ये रहेगा, ये किसके ऊपर रहेगा, डेप्रिसिएशन के ऊपर। क्या रहेगा, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन में क्या पढ़ना है, अकाउंटिंग, उसकी अकाउंटिंग यानी आप डेप्रिसिएशन अगर बिजनेस में लगा रहे हैं या अगर आप एज एन अकाउंटेंट किसी बिजनेस में गए हैं या आप खुद बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस खुद कर रहे हैं तो फिर इसको आप कैसे अपने बिजनेस में अप्लाइड कीजिएगा, या फिर अगर आप एज एन अकाउंटेंट कहीं बिजनेस में हायर किए गए हैं तो वहां पर इस चैप्टर को आप कैसे वहां पर प्रैक्टिकल अप्लाइड कीजिएगा। तो इन्हीं सारी चीजों को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। यानी हमने कुछ पॉइंट ऑलरेडी लिखा हुआ है कि टाइम को सेव करने के लिए और आपको ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि आपको इसके अंदर हम लोग को अभी सिर्फ 5 बातें देखना है और कुछ एग्जाम्पल देखना है। इस वीडियो के अंदर हमें 5 बातें देखना है और कुछ एग्जाम्पल देखना है। पहली बातों में हम लोग मीनिंग देखेंगे कि आखिर डेप्रिसिएशन का मतलब होता क्या है, फिर उसके बाद जो है हम लोग आगे क्या करेंगे, मूव ऑन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। वंस मोर थिंग आपको समझना है कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। तो जरा मुझे कुछ समझाना आपको, लिखेंगे बाद में, पहले आप सुनिए ध्यान से, पहले आराम से सुनिए कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। देखिए, डेप्रिसिएशन को एक आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करता है। आपको पता होना चाहिए कि जो भी बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी जो अपनी अकाउंटिंग बनाता है, एक रूल्स रेगुलेशन के तहत बनाता है, उसके अंडर बनाता है, उसी को बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो हमारे इंडिया में बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, उसमें से एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको AS10। तो AS10 जो है किससे डील करता है, अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। AS10 जो है किससे डील करता है, अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। कि आप किसी डेप्रिसिएशन को कैसे अकाउंटिंग कीजिए, किसी भी डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग कैसे कीजिएगा, आपको उसको बनाने के लिए AS10। यानी हम जो भी यहाँ बातें पढ़ेंगे वो सब AS10 के अंदर लिखी है। हम अपने मन से कुछ आपको नहीं पढ़ाएंगे, जो भी पढ़ाया जाएगा आपको इस AS10 के अंदर जो भी लिखी बातें उसी को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग आपको शुरू करते हैं कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। तो पहले मैं आपको समझाने से पहले कुछ लिखना चाहूंगा कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। Depreciation is charging on all depreciable assets depreciation is charging on all depreciable assets on its depreciable value during its depreciable life. घबराना नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको कि डेप्रिसिएशन क्या है। ये डेफिनेशन किसने दिया, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 ने ये डेफिनेशन को दिया। क्या दिया, जरा ध्यान दीजिएगा। उन्होंने बोला कि डेप्रिसिएशन जो चार्ज होता है वो सारे डेप्रिशिएबल एसेट्स के ऊपर होता है। डेप्रिसिएशन जो चार्ज होता है वो सारे डेप्रिशिएबल एसेट्स के ऊपर होता है। तो आप बोलेंगे कि डेप्रिशिएबल एसेट्स है कौन। डेप्रिशिएबल एसेट्स वो एसेट्स है जो फिक्स एसेट्स होती है। डेप्रिशिएबल एसेट वो एसेट्स है जो फिक्स एसेट्स होती है एक्सेप्ट लैंड, और लैंड को छोड़कर, एक्सेप्ट लैंड। फिर से वंस मोर अगेन, मैंने बोला
कि डेप्रिसिएशन चार्ज होता है ऑन ऑल डेप्रिशिएबल एसेट्स, बट डेप्रिशिएबल एसेट्स क्या है, तो ऑन ऑल फिक्स एसेट, जितनी भी फिक्स एसेट्स हैं उनके उन्हीं को डेप्रिशिएबल एसेट्स कहते हैं, जितनी भी फिक्स एसेट्स हैं उन्हीं को डेप्रिशिएबल एसेट कहते हैं। लेकिन 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 एक्सेप्ट लैंड, लैंड कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती बल्कि वो एप्रिशिएट होती है। अगर मैं कोई आज ज़मीन खरीदता हूँ, अगर मैं कुछ आज ज़मीन खरीदता हूँ तो उसकी वैल्यू 10 साल बाद और बढ़ जाएगी, उसको एप्रिसिएशन कहते हैं, उसको डेप्रिसिएशन नहीं कहते। डेप्रिसिएशन का वैल्यू मतलब डाउन होना, गिरना, कमी होना, एप्रिसिएशन का मतलब बढ़ना। तो लैंड को छोड़कर जितनी भी फिक्स एसेट्स है, जैसे आपको प्लांट एंड मशीनरी, जैसे आपको कोई बिल्डिंग, बोलेंगे बिल्डिंग, हाँ बिल्डिंग आपको डेप्रिशिएट करती है। अगर आपने बिल्डिंग बना के रख दिया तो उसको वियर एंड टियर यानी टूट फूट से उसमें क्या होता है, डेप्रिशिएट होती है। लेकिन लैंड जो परती जमीन होती है वो कभी डेप्रिशिएट नहीं बल्कि वो एप्रिशिएट होती है। बिल्डिंग जो फ्लोर वाइज बना हुआ है उसको बिल्डिंग जो क्या होता है, डेप्रिशिएट होता है, बट लैंड डेप्रिशिएट नहीं बल्कि एप्रिशिएट होता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि डेप्रिसिएशन होता क्या, डेप्रिसिएशन इज चार्जिंग ऑल डेप्रिशिएबल एसेट, डेप्रिसिएशन चार्ज होता है सारे डेप्रिशिएबल एसेट्स। डेप्रिशिएबल एसेट वो एसेट्स जो फिक्स एसेट होती है एक्सेप्ट लैंड को छोड़कर। फिर क्या रखिए, ऑन इट्स डेप्रिशिएबल वैल्यू, ऑन इट्स डेप्रिशिएबल वैल्यू। ठीक है, ऑन इट्स डेप्रिशिएबल वैल्यू, मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखना भूल गया तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, डेप्रिसिएशन पहली बार किस पे चार्ज होगा, डेप्रिशिएबल एसेट्स, कौन, फिक्स एसेट्स एक्सेप्ट लैंड। फिर बोला कि डेप्रिशिएबल वैल्यू ऐसी वैल्यू जो डेप्रिशिएट हो जाए। मान लीजिए हमने 1 लाख की मशीन खरीदा, ठीक है, इसकी जिंदगी चलेगी 5 साल और 5 साल बाद जब मैं इसको बेचूंगा तो मुझे 20,000 कबाड़ी वाले से मिल जाएगा। 1 लाख की मशीन मैंने आज खरीदा, 5 साल उसकी जिंदगी है, 5 साल उसकी सांसें चलेगी। जिस दिन सांस बंद होगी और इसको मैं कबाड़ी में बेचूंगा तो मुझे 20,000 मिलेगा। तो आपको बताइए कि कितना आपकी वैल्यू बचेगी, 80,000। तो ये 80,000 जो है डेप्रिशिएबल वैल्यू है। आप 20,000 रुपये नहीं लगा सकते क्योंकि ये तो आपको मिल ही जाएगा। जो नहीं मिला, जो आपकी वास्तविकता में जो कॉस्ट है, वास्तविकता में जो रियलिटी जो है, रियलिटी वो कितना है, 80,000, इसी को बोलते हैं डेप्रिशिएबल वैल्यू। हम एग्जांपल कराएंगे आपको और ज़्यादा क्लैरिफाई होगा। तो याद रखना कि डेप्रिशिएबल वैल्यू का मतलब वो वैल्यू होती है जो कबाड़ी में मिलने के बाद जो बचे। अब बोलेंगे कि कबाड़ी में कुछ नहीं मिला, तो मान लीजिए 1 लाख रुपए की मशीन है और कबाड़ी में कुछ नहीं मिला, होती है बहुत सारी मशीन, नहीं मिला, तो आपकी डेप्रिशिएबल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 लाख हो जाएगी। बात समझा रही है, कभी कभी वो कॉस्ट ही डेप्रिशिएबल वैल्यू बन जाती है और कभी कभी डेप्रिशिएबल की वैल्यू जो कॉस्ट है वो अगर स्क्रैप मिल जाए तो फिर वो आपकी कॉस्ट डेप्रिशिएबल वैल्यू नहीं होती है। इस केस में ये कॉस्ट डेप्रिशिएबल वैल्यू नहीं हुई क्योंकि स्क्रैप मिल गया, बट इस केस में हो गया क्योंकि स्क्रैप नहीं मिला। स्क्रैप का मतलब होता है कबाड़ी मूल्य, कबाड़ी में बेचने के बाद कुछ तो मिल जाएगा ना। बात समझ रही है, आइए धीरे धीरे समझ में आएगा। और फिर लिखा है ड्यूरिंग इट्स डेप्रिशिएबल लाइफ, जब तक उसकी सांसें चलेंगी, जब तक उसकी सांसें चलेंगी, उसी को हम लोग बोलते हैं ड्यूरिंग इट्स डेप्रिशिएबल लाइफ। ठीक है, तो आइए मैं फिर से एक बार रिकॉल करा दूं, ब्रशअप करा दूं कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है, डेप्रिसिएशन होता क्या है, चार्जिंग ऑन ऑल डेप्रिशिएबल एसेट। डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है सभी डेप्रिशिएबल एसेट। डेप्रिशिएबल एसेट वो एसेट्स है जो फिक्स एसेट्स होती है, लेकिन किसको छोड़कर, लैंड को छोड़कर। ठीक है, क्योंकि लैंड कभी डेप्रिशिएट नहीं बल्कि वो एप्रिशिएट होती है। फिर बोला गया कि ऑन इट्स डेप्रिशिएबल वैल्यू, जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो डेप्रिशिएबल वैल्यू पे होता है। डेप्रिशिएबल वैल्यू का मतलब क्या हुआ, जो एक्चुअल में डेप्रिसिएशन लगेगा, जिस पे एक्चुअल में डेप्रिसिएशन लगेगा, जिस पर एक्चुअल में डेप्रिसिएशन लगेगा। तो जो मान लीजिए कॉस्ट 1 लाख रुपया है, 5 साल बाद बेचने के बाद 20 मिलेगा, तो अभी आपकी वैल्यू कितनी है, 80,000 ही आपकी डेप्रिशिएबल वैल्यू है। यानी यही वैल्यू गिर सकती है, यही वैल्यू आपको क्या हो, यूज करने से गिर सकती है। तो इसी पे हम लोग डेप्रिसिएशन लगाएंगे, और कब तक लगाएंगे, जब तक उसकी डेप्रिशिएबल लाइफ, मतलब जब तक उसकी सांस चलेगी। ठीक है, जब तक उसकी जिंदगी है तब तक उसके ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो आपको AS10 ने डेप्रिसिएशन को कैसे समझाया, AS10 ने डेप्रिसिएशन को कैसे समझाया कि डेप्रिसिएशन चार्ज होता है किसके ऊपर, डेप्रिशिएबल एसेट। देखिए ध्यान से, पहला डेप्रिसिएशन चार्ज होता है किसके ऊपर, डेप्रिशिएबल एसेट। ठीक है, डेप्रिशिएबल एसेट, कौन डेप्रिशिएबल एसेट आपको पता है। दूसरा आपको डेप्रिशिएबल वैल्यू, कौन डेप्रिशिएबल वैल्यू आपको पता है। आपको फिर थर्ड क्या है, डेप्रिशिएबल लाइफ, मतलब जब तक उसकी सांसें हैं तब तक उस पर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, उसी को आप डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो अभी तक आपने मीनिंग देख लिया, इज इट क्लियर। इसको मैं ज़्यादा और समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इससे आपको और ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो आइए मैं शुरू करता हूँ। पहले इसके ऊपर मैं एक नोट लिखवा दूँ, वो लैंड वाले को लेकर, किसके ऊपर, लैंड को लेकर मैं यहां पर एक नोट लिखवाना चाहूंगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑल
मैं लिखूंगा यहाँ पर कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज on all fixed asset except land। ठीक है, एक्सेप्ट मतलब उसको छोड़कर, किसको छोड़कर, लैंड को छोड़कर जो भी आपको फिक्स एसेट बचेगी उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, एक एग्जांपल है आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। आइए आपको एग्जाम्पल 1 मैं करा रहा हूँ, बहुत से एग्जाम्पल करवाऊंगा आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए। पहला एग्जाम्पल 1 कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है, 5,50,000। कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है, 5,50,000, मतलब आपने इस दिन 5,50,000 की मशीन खरीदा। ठीक है, एक्सपेक्टेड लाइफ, अच्छा ये मुझे आपको थोड़ा दिक्कत हो रही होगी कि आपको कैसे पता कि 20,000 मिलेगा। आप आज मशीन खरीद रहे हैं तो इस साल डिप्रिसिएशन लगा, तो आपको कैसे पता कि 5 साल बाद 20,000 मिलेगा। तो आपको मैं बता दूं कि जिससे हम लोग मशीन खरीदते हैं ना, तो हम लोग एक्सपर्ट हायर करते हैं। क्या, एक्सपर्ट हायर मतलब कि वो बता देगा मशीन को देखकर कि उसको बेचने के बाद कितना मिलेगा, उसकी जिंदगी कितनी है। एक्सपेक्टेड है, एक्चुअल नहीं है, एक्सपेक्टेड है कि 5 साल उसकी जिंदगी चलेगी, हो सकता है कि 6 भी हो जाए और 4 भी हो जाए, तो एक्सपेक्टेड है। ठीक है, ये एक्सपर्ट लोग बताता है। कौन बताता है, एक्सपर्ट लोग। ठीक है, जो उसको बिल्ड करता है, जो मैन्युफैक्चरिंग करता है ना, वही लोग बताता है। ठीक है ना, तो आप जब ये कुछ मशीन खरीदिएगा तो वहाँ पे टर्म्स और कंडीशन में सारा चीज़ आपको बता देता है, तो वही सारी इन्फॉर्मेशन, इस पर आपको दिमाग नहीं लगाना, ये सब क्वेश्चंस में अवेलेबल रहेगा। आपको सिर्फ डेप्रिसिएशन निकालना है, कैसे निकालना है इस वीडियो में यही आज आपको समझना है, या आपके जो चैप्टर में ये चीज़ समझना है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड का मतलब अनुमानित है कि 5 साल इसकी ज़िंदगी चलेगी। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू यानी अनुमानित है कि इसको बेचने के बाद जब इसकी सांस बंद हो जाएगी, ठीक है, जब उसकी उम्र खत्म हो जाएगी, तो जब बेचेंगे कबाड़ी में तो 50,000 मिलेगा। ठीक है, फिर आपको कैलकुलेट करना है, 3 चीज़ कैलकुलेट करना है। तो मशीन की कीमत 5,50,000, जिंदगी 5 साल, आपको कबाड़ी में बेचने के बाद 50,000। तो कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेट करना है डेप्रिशिएबल वैल्यू, कैलकुलेट कीजिए। फिर उसको डेप्रिशिएबल लाइफ कैलकुलेट कीजिए, और फिर डेप्रिसिएशन पर ईयर कैलकुलेट कीजिए। ये आपको 3 चीज़ कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये 3 चीज़ आपको कैलकुलेट करना है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, ये वाला पॉइंट, अच्छा यहीं पे कर देता, बगल ही में। ठीक है, यहाँ पे मैं ही सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि जो लिखा हुआ फिर मिटाना पड़ेगा। सुनिए ध्यान से, हमने बोला कि डेप्रिशिएबल वैल्यू वो वैल्यू होती है जब कॉस्ट में से क्या घटा देते हैं, स्क्रैप। तो कॉस्ट ऑफ मशीन एक एसेट से, जब कॉस्ट ऑफ मशीन में से अगर आप घटा दें क्या, स्क्रैप वैल्यू, वही आपकी बन जाती है डेप्रिशिएबल वैल्यू। तो ज़रा मुझे बताइए कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है, 5,50,000। ठीक है, और स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 50,000। तो आपके पास बचेगा कितना, 5 लाख। यही 5 लाख रुपए क्या होगा, डेप्रिशिएबल वैल्यू है, यानी इसी के ऊपर आप जो है डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिएगा। ठीक है, अब डेप्रिशिएबल लाइफ, तो इसकी सांस से कब तक चलेगी, एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है इसकी, 5 साल, तो इसकी डेप्रिशिएबल लाइफ कितनी है, 5 साल। ये ऑलरेडी दिया था। डेप्रिसिएशन निकालना है, तो आप डेप्रिसिएशन 5,50,000 पे निकालेंगे कि 5 लाख पे, आप डेप्रिसिएशन 5,50,000 पे निकालेंगे, 5 लाख पे, सोचिए जरा सा, किस पे, अच्छा 5 लाख पे, क्यों, अच्छी डेप्रिशिएबल वैल्यू है इसी वजह से। हाँ, क्योंकि देखिए ये कॉस्ट है, कॉस्ट पे नहीं होता है। कॉस्ट ही कभी डेप्रिशिएबल वैल्यू बन सकती है अगर स्क्रैप 0 होगा, बट यहाँ पे स्क्रैप है तो कॉस्ट डेप्रिशिएबल वैल्यू नहीं बन सकता, क्योंकि आप अगर माइनस करेंगे तो फिर वो कॉस्ट अलग हो जाएगी, और उसी को हम लोग बोलते हैं डेप्रिशिएबल वैल्यू, जिस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज लगाएंगे। तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है डेप्रिशिएबल वैल्यू अपॉन एक्सपेक्टेड लाइफ। बताइए जरा ध्यान से, डेप्रिशिएबल वैल्यू कितनी है जिस पे डेप्रिसिएशन लगाना है, 5 लाख, जिंदगी कितनी है, 5 साल, तो आपको डेप्रिसिएशन चार्ज होगा हर साल
1 लाख रुपया पर एनम, पीए का मतलब पर एनम, ठीक है। डेप्रिशिएबल वैल्यू 5 लाख, एक्सपेक्टेड लाइफ 5 डिवाइड करेंगे 1 लाख पर एनम जो है आपको हर साल डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर? देख लीजिए, कोई समस्या हो तो ज़रूर पूछें दिल में। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा, डेप्रिसिएशन होता क्या है एज पर AS 10, ठीक है। और फिर हमने क्या देखा कि इसमें हमने समझा कि डेप्रिशिएबल वैल्यू क्या होता है, डेप्रिशिएबल लाइफ क्या होता है ना, और डेप्रिशिएबल एसेट्स क्या होता है, सारी चीज़ मैंने समझा दिया। अब आगे आइए हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप चाहे तो मेरे साथ साथ भी लिखें या फिर अभी वीडियो पॉज कर लें और फिर आगे लिखने के बाद फिर आगे देखिए, ठीक है। इससे आपका क्या होगा, साथ साथ दिमाग मेरे साथ चलेगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। लिखा है सेकंड क्वेश्चन, हाउ एनी फिक्स एसेट डेप्रिशिएबल, आखिर कोई भी फिक्स एसेट डेप्रिशिएबल कैसे होती है, आखिर डेप्रिशिएबल क्यों होती है, आखिर डेप्रिशिएशन क्यों लगाते हैं हम, किसी भी फिक्स एसेट के ऊपर हम डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं, पता आपको? देखिए ध्यान से, अगर आप कोई फिक्स एसेट खरीदते हैं, अगर आप कोई फिक्स एसेट्स खरीदते हैं तो डेप्रिसिएशन जो होती है ना, तीन चीज़ की वजह से लगती है, तीन चीज़ की वजह से आपको डेप्रिसिएशन लगता है। एक आपको वियर एंड टियर, जब आप मशीन खरीद के लेकर आएंगे तो आप जब अपने बिजनेस में यूज़ कीजिएगा तो यूज़ करने से उसमें टूट और फूट होगा, तो टूट एवं फूट यानी वियर एंड टियर, तो वियर एंड टियर की वजह से भी हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते हैं। क्योंकि अगर आप मशीन लिए हैं, कोई प्लांट लिए हैं, कोई आपके यहाँ प्रोडक्टिव कोई मशीन्स है, ठीक है, कोई भी फिक्स एसेट्स है, ठीक है, तो अगर आप लिए हैं तो उसको अगर यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ करने से उसमें टूट और फूट होती है, उसके वजह से भी डेप्रिसिएशन लगता है, ठीक है, यानी डेप्रिशिएट होता है। डेप्रिशिएट का मतलब वैल्यू में कमी होती है, वैल्यू में गिरावट आती है, पहला कारण, ठीक है। दूसरा आपको बोल सकते हैं हम लोग पैसेज ऑफ टाइम। आप मशीन लाएं और एक रूम में बंद कर दिए 10 साल के लिए, 10 साल के बाद खोलिएगा तो क्या वही मशीन रहेगी जो आपने 10 साल पहले खरीदा था? नहीं बाबा, नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि वक्त गुजरने से मशीन में क्या होगी, वैल्यू में गिरावट आएगी, उसमें जंग लगेगा, उसमें बहुत सारी चीज़ जो है खराब हो जाएगी। तो पैसेज ऑफ टाइम की वजह से भी क्या होता है, आपको वैल्यू में गिरावट आती है, ठीक है। तीसरा आपको बोल सकता है यूज़ ऑफ एसेट्स। अगर आप एसेट्स को यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ करने की वजह से भी आपके एसेट्स में गिरावट आएगी, उसी गिरावट को हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं और इसी की वजह से हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको ये चेंज कर दूँ, कॉजेज ऑफ हाउ एनी फिक्स एसेट डेप्रिशिएट, ये इससे एक अच्छा और हेडिंग बन सकता है, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का कारण क्या है, डेप्रिसिएशन क्यों लगाया जाता है, ठीक है, मतलब डेप्रिसिएशन क्यों होता है। तो आप इस मीनिंग को भी समझ सकते हैं, हाउ एनी फिक्स एसेट डेप्रिशिएट, कोई भी फिक्स एसेट डेप्रिशिएट कैसे होती है। तो पहला क्या है, वियर एंड टियर, यानी वियर एंड टियर मतलब टूट फूट होने की वजह से भी आपको डेप्रिशिएट होती है। दूसरा पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजर रहा है, उसके वजह से भी आपको डेप्रिशिएट चीज़ होती है। तीसरा है यूज़ ऑफ एसेट, अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ करने से भी आपकी मशीन में गिरावट आएगी, यानी उस गिरावट के लिए भी हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है। और चौथा है आपको चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, अगर आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, मान लीजिए आपने कोई एक ऐसी मशीन ली थी जो हैंडलूम था, क्या था, हैंडलूम मतलब हाथ से चलाने वाली मशीन थी, लेकिन अब क्या हो गया कि वो पावर लूम मशीन आ गई। पावर मतलब जो इलेक्ट्रिक से चलती है, क्या चलती है, इलेक्ट्रिक से। तो बताइए, आपने हैंडलूम मशीन ली थी 1 लाख रुपए की, और अब जो मार्केट में जो आ गई वो पावर लूम आ गई। पावर लूम का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। तो बताइए आपकी वैल्यू गिर जाएगी, नहीं गिर जाएगी, बिल्कुल गिर जाएगी। अगर आप बेचने भी जाएंगे तो लोग खरीदेंगे नहीं, क्योंकि अब जो है पावर लूम आ चुका है, यानी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, बात समझ आ रही है। तो उसकी वजह से भी आपकी मशीन में गिरावट आ जाती है, कमी आ जाती है, उसकी वजह से भी हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, यानी डेप्रिसिएशन आपको लगता है। तो आपका सवाल ये था कि फिक्स एसेट्स पर डेप्रिसिएशन कैसे लगता है, कोई भी फिक्स एसेट डेप्रिशिएट कैसे हो जाती है, पहला कारण मैंने बताया कि वियर एंड टियर,
टूट फूट की वजह से वैल्यू में गिरावट आती है। दूसरा, पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने से डेप्रिशिएट ये फिक्स एसेट के वैल्यू में गिरावट आती है। यूज़ ऑफ एसेट, अगर आप एसेट्स को यूज़ कर रहे हैं तो आपकी वैल्यू में गिरावट आएगी। तीसरा, चौथा आपको है चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, अगर आपको टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहा है तो उसकी वजह से भी आपके एसेट्स में गिरावट आएगी। यानी ये 4 कारणों की वजह से आपके एसेट्स में गिरावट आती है। यानी इसी को हम लोग बोलते हैं या इसी को कह सकते हैं कि आखिर फिक्स एसेट डिप्रिशिएट क्यों होती है। फिक्स एसेट डिप्रिशिएट होने का 4 कारण, फिक्स एसेट डिप्रिशिएट होने का 4 कारण, ये 4 कारण आपको याद रखना है। इज इट क्लियर? आइए थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाई वी चार्जिंग depreciation on any fixed asset, why we are charging depreciation on any fixed asset, किसी भी फिक्स एसेट के ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज क्यों करते हैं। ऊपर में था कि ये कैसे होता है, डेप्रिसिएशन आखिर क्यों लगता है, डेप्रिसिएशन आखिर क्यों लगता है, ये कैसे होता है। तो कैसे होता है मतलब इन 4 कारणों की वजह से डेप्रिसिएशन आपको लगाया जाता है, डेप्रिसिएशन आपको लगाया जाता है। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम क्यों लगाते हैं। आप अगर नहीं लगाएं तो क्या हो जाएगा, वैल्यू गिरने का कारण, डेप्रिशिएट होने का कारण, ये 4 कारण था। और डेप्रिसिएशन हम लगाते क्यों हैं, भाई गिर रहे तो गिरने तो छोड़ दो, लेकिन आप क्यों लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं। मैं आपको आंसर इसका दे रहा हूं, इसका मैं आंसर दूंगा 2-3 क्वेश्चंस में, आप दिक्कत मत आइएगा। यहां सवाल था ना, यहां सवाल था कि डेप्रिशिएट क्यों होता है। तो डेप्रिशिएट होने का पहला कारण टूट फूट, दूसरा कारण वक्त का गुजरना, तीसरा कारण आप यूज कर रहे हैं, चौथा कारण चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। तीसरा सवाल यह है कि आप आखिर डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, ये था क्या कारण था, क्या कारण था, डेप्रिशिएट होने का क्या कारण था, यहाँ पे आप क्यों लगाते हैं। तो सबसे पहला आप इसलिए लगाते हैं कि आप अपने को कंजर्वेटिज्म समझते हैं। कंजर्वेटिज्म का मतलब कि आप पहले से ही सिक्योर होना चाहते हैं। देखिए ध्यान से, कुछ बातों को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। जैसे आप एक बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, आपके बिजनेस में बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं। अगर उस मशीन के ऊपर, अगर आप उस मशीन के ऊपर अगर डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे तो आपको भविष्य में बहुत बड़ा धोखा मिल जाएगा। धोखा इन द सेंस ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि आपकी मशीन की वैल्यू जो है 10 लाख रुपए की है, उसकी ज़िंदगी 10 साल है, उसकी ज़िंदगी 10 साल है, आपकी मशीन की वैल्यू 10 लाख है, उसकी ज़िंदगी 10 साल है। तो मुझे बताइए कि हर साल आप कितना डेप्रिसिएशन लगाएंगे, 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 10 साल तक, ठीक है। अगर आप नहीं लगाते हैं तो नहीं लगा रहे तो आपको धोखा क्या मिलेगा, जितना भी प्रॉफिट आपके बिजनेस में होगा, जितना भी प्रॉफिट आपके बिजनेस में होगा तो आप सब खा पी जाइएगा, वर्कर को बांट दीजिएगा, एम्प्लॉय को दे दीजिएगा, अपने ऊपर उड़ा लीजिएगा। लेकिन अगर आप लगाते हैं हर साल एक एक लाख, तो 10 साल तक आपको कितना हो जाता, 10 लाख रुपया। अच्छे समझाता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा, कुछ मैं बातों को समझाता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं, आपको पता है कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, खर्चा है। पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ, डेप्रिसिएशन आपका क्या है, खर्चा है। डेप्रिसिएशन आपका क्या है, खर्चा है, एक्सपेंसेस है। और एक्सपेंसेस तो ये कहाँ जाता है, P&L अकाउंट के डेबिट में, P&L अकाउंट के डेबिट में, कहाँ जाता है, डेबिट में। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको समझाने के लिए कुछ आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। ये आपका जो है P&L अकाउंट है, क्या है, P&L अकाउंट है। डेप्रिसिएशन हम कहाँ दिखते हैं, P&L अकाउंट के डेबिट में, 1 लाख रुपया। ध्यान दीजिएगा, आपको मान लो कि जीपी जो आया था, जीपी आया था मान लीजिए 5 लाख रुपया, ठीक है। बताइए नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 4 लाख रुपया, ठीक है। खाता बंद। सुनो ध्यान से, बात को ध्यान सुनो, जो भी आपको मैंने इस पॉइंट बताया भूल जाओ, अब जरा ध्यान दो। थर्ड पॉइंट को फिर से मैं रिकॉल करना चाहता हूँ और अच्छे समझाना चाहता हूँ, आपका साथ चाहिए तभी हमारा विकास होगा। ध्यान दीजिए, वाई वी चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, मतलब क्या हुआ कि हम आखिर कोई भी बिजनेस, कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी क्यों डेप्रिसिएशन चार्ज करती है। पहला कारण ध्यान दीजिएगा, डेप्रिसिएशन लगाने का पहला कारण है कि टू सेपरेट अ फिक्स अमाउंट ऑन दिस एसेट। देखिए ध्यान से, बात को ध्यान सुनिएगा, आपने मशीन 10 लाख रुपए खरीदी, उसकी ज़िंदगी 10 साल है, आप 10 लाख को 10 से डिवाइड कीजिएगा तो डेप्रिसिएशन हर साल कितना लगेगा, 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख लगेगा, ठीक है। ये तो बच्चे वाला मैथमेटिक्स था, आपको समझ में आ गया होगा। सुनिए, अगर नहीं लगाते अगर नहीं लगाते तो आप क्या करते हैं, सारा पैसा जो प्रॉफिट होता है सब खा पी के खत्म हो जाता है।
दूसरे साल भी सारा प्रॉफिट खा पी के खत्म, तीसरे साल, चौथे साल, पाँचवें साल, छठे, सातवें, आठवें, नवें और 10वें, यानी आप कुछ अलग नहीं करके रख रहे हैं, आप केवल मशीन को यूज़ कर रहे हैं, मशीन को यूज़ कर रहे हैं, मशीन को यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर कुछ भी आप कुछ उसका सेविंग करके नहीं चल रहे हैं। तो आप अगर 10 साल के बाद उसकी सांस बंद हो गई, 10 साल के बाद उसकी सांस बंद हो गई, तो फिर आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा। उस मशीन से जो प्रोडक्शन प्रोड्यूस होता है तो वो बंद हो जाएगा, क्योंकि उसकी सांसें खराब हो गई हैं। अब आपको 10 लाख रुपए इकट्ठा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 10 लाख रुपए इकट्ठा करना पड़ेगा। कहाँ से कीजिएगा? कर्जा लीजिएगा। कर्जा लेंगे तो ब्याज बढ़ जाएगा, ठीक है। बिजनेस में फंक्शंस क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, ठीक है। आपका सप्लाई पूरा नहीं हो पाएगा, मार्केट में डिमांड बहुत है बट आप सप्लाई नहीं कर पा रहे क्योंकि आपका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आज से ही आपको सतर्क होना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा, तो ही आपका 10 साल बाद इतना आपको झमेला झेलना नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब ये था कि अगर आपको 10 लाख रुपए की मशीन खरीद रहे हैं और आपको पता है कि उसकी ज़िंदगी 10 साल है और आपको ये भी पता है कि हमें एक लाख करके डिप्रिशिएट करना है, तो अगर आप करते हैं तो वो 1 लाख, आप अगर 10 लाख रुपए की मशीन आज खरीदें तो 1 साल के अंत में, देखिए डेप्रिसिएशन साल के अंत में लगता है, डेप्रिसिएशन साल के अंत में लगता है, डेप्रिसिएशन साल के अंत में लगता है। तो अगर आपने 1 जनवरी को मशीन खरीदा तो 31 दिसंबर को आप डेप्रिशिएट करेंगे। डिप्रिशिएट करने के बाद क्या होगी? 1 लाख रुपया एक अकाउंट में अलग हो जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट में 1 लाख रुपये क्या होगा? अलग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर भी 1 लाख रुपये अलग हो जाएगा, एंड ऑल्सो नेक्स्ट ईयर 1 लाख अलग हो जाएगा। इस तरीके से क्या होगा कि जो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं ना, जो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो इस खर्चे को भी हम माइनस कर देते हैं। इस खर्चे से माइनस करने के बाद प्रॉफिट कम हो जा रहा है। जब प्रॉफिट कम हो जा रहा है तो हम अपने वर्कर को भी कम दे रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को भी कम दे रहे हैं और हम अपने कम भी उड़ा रहे हैं, ठीक है। मतलब अपने ऊपर भी हम कम खर्चा कर रहे हैं। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि आपको जो 10 साल पर जो झमेला झेलना पड़ता, बैंक से आपको लोन लेना पड़ता, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता, वो अब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप आज से ही एक लाख रुपया अलग करना शुरू कर दिया है। यानी आप डिप्रिसिएशन इसलिए लगाते हैं कि हमारे बिजनेस का मैनेजमेंट प्रॉपर हो सके। मैनेजमेंट इन द केस ये हुआ कि टू सेपरेट अ फिक्स अमाउंट ऑन दिस एसेट्स, यानी आप जान रहे हैं कि 10 साल बाद ये इसकी सांस बंद हो जाएगी, तो दूसरी मशीन को लाने के लिए आज से ही आप प्लानिंग शुरू कर दिए हैं। वो प्लानिंग क्या है? 1 लाख रुपए आप क्या कर रहे हैं? अलग कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि डिप्रिसिएशन लगाने का पहला कारण ये हुआ टू सेपरेट अ फिक्स अमाउंट ऑन दिस एसेट, यानी इसी एसेट्स के ऊपर हम अलग अलग पैसा करना शुरू कर देते हैं। पहला कारण क्लियर हो गया, मतलब पहला रीजन समझ में आ गया। पहला रीजन क्या होता है? डिप्रिसिएशन लगाने का पहला रीजन क्या है कि सर्टेन फिक्स ऑफ अमाउंट को अलग करना उसी एसेट्स के ऊपर, क्योंकि फिर अगर वो खराब हो जाए तो मैं नया मशीन को रिप्लेस कर लाऊं, ठीक है। दूसरा कारण, दूसरा रीजन, टू सेविंग टैक्स ऑफ बिजनेस, टू सेविंग टैक्स ऑफ बिजनेस। जरा ध्यान दीजिए। आप प्रॉफिट कितना कमाएं? 5 लाख रुपया। पता है कि डिप्रिसिएशन आपका क्या है? खर्चा है, तो आपको ये P&L के डेबिट में आएगा। तो अगर आप डिप्रिसिएशन नहीं लगाते, नहीं लगाते तो आपको प्रॉफिट कितना होता? 5 लाख का 5 लाख, कुछ खर्चा नहीं मान के चलो, 5 लाख जीपी हुआ, 5 लाख एनपी हुआ, क्योंकि हम खर्चा कुछ दिखाया नहीं। तो टैक्स भी कितने पे देना पड़ता? 5 लाख रुपए पे। कितने देना पड़ता? 5 लाख रुपए। लेकिन आपने यहाँ पे डिप्रिसिएशन लगा दिया। क्या लगा दिया? डिप्रिसिएशन कितना? 1 लाख रुपया। अब प्रॉफिट कितना हो गया? 4 लाख रुपये। अब टैक्स कितने देना पड़ेगा? 4 लाख रुपये। यानी आप सेव टैक्स करने के लिए भी, टैक्स को सेव करने के लिए भी आप क्या करते हैं? डिप्रिसिएशन लगाते हैं। ये बड़ा बिजनेसमैन बहुत इसको अपना स्ट्रॉन्ग टूल्स मानता है कि हम डिप्रिसिएशन लगाएंगे और डिप्रिसिएशन लगाने से हमारा क्या होगा? टैक्स यानी कम आएगा, मतलब प्रॉफिट कम तो टैक्स कम, ठीक है। तो दूसरा रीजन क्या हुआ? डिप्रिसिएशन लगाने का दूसरा रीजन क्या हुआ कि हम अपने प्रॉफिट को कम करके टैक्स भी गवर्नमेंट को कम पे करते हैं, ठीक है। तीसरा टू गुड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, यानी आपका बिजनेस का मैनेजमेंट सही हो, उसके लिए भी आप डिप्रिसिएशन लगा के चलते हैं कि आगे मैनेजमेंट को बहुत दिक्कत ना आपको सामना करना पड़े अगर मशीन खराब हो जाए, ठीक है। तो ये थ्योरी पार्ट है। क्या है? थ्योरी पार्ट है कि पूछेगा कॉजेस क्या है, डिप्रिसिएशन का कॉजेस क्या है। सुनो, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को चेंज करके अच्छा क्वेश्चन बना देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉजेज ऑफ डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का कॉजेज क्या है? कॉजेज ऑफ डिप्रिसिएशन क्यों लगता है?
ठीक है, आखिर कोई चीज़ डिप्रिशिएट क्यों होती है, कॉजेज ऑफ डिप्रिशिएशन, ये 4 कारण कॉजेज। फिर मैंने लिखा है कि वाई वी चार्जिंग डिप्रिशिएशन ऑन फिक्स एसेट, आप किसी भी फिक्स एसेट को डिप्रिशिएशन क्यों चार्ज करते हैं। पहले क्या था कि आप टू सेपरेट अ फिक्स अमाउंट ऑन दिस एसेट्स, आप चाहते हैं कि आज से ही मैं थोड़ा 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 पैसा अलग कर दूं। दूसरा कारण टू सेविंग टैक्स ऑफ बिजनेस, यानी अगर आप ये खर्चा नहीं दिखाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, खर्चा दिखाएंगे, खर्चा दिखाने से क्या होगा, आपका प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स भी कम देना पड़ेगा। ठीक है, फिर तीसरा क्या है, टू गुड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, अगर आप चाहते हैं कि बिजनेस का मैनेजमेंट सही चले, है ना, आपको एकदम स्मूथली फंक्शन हो, तो आपको आज से डिप्रिशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि आगे मैनेजमेंट को कोई प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। कितने मैथड्स हैं डेप्रिसिएशन को लगाने का। डेप्रिसिएशन को लगाने के 6 मैथड आपको पढ़ना है। देखिए, अभी तक क्या पढ़ा, डेप्रिसिएशन का मीनिंग, ठीक है, फिर आपको एग्जांपल्स, फिर डेप्रिसिएशन का कॉजेस, ठीक है, और फिर हमने ये देखा कि डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं। अब जो पढ़ने जा रहे हैं मैथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितने कितने तरीकों से निकाला जा सकता है, कितने कितने तरीकों से निकाला जा सकता है। पहला तरीका, पहला मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या बोला, स्ट्रेट लाइन मेथड, इसको और हम लोग कहते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, दूसरा आपको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, या इसको और क्या बोलते हैं हम लोग, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। ठीक है, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। एंड नेक्स्ट प्रोडक्शन यूनिट मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड। नेक्स्ट मशीन आवर मेथड्स, मशीन आवर्स मेथड। एंड नेक्स्ट सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। एंड लास्ट वन इज ये डिप्लेशन मेथड। क्या, डिप्लेशन मेथड। सुन ध्यान से, आपको 6 मैथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन पढ़ना है, यानी इन 6 तरीकों से हम डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये 2 पॉइंट, ये 1 2 3 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी उसके बाद 4 5 6 जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी जो प्रैक्टिकल अप्रोच होता है, प्रैक्टिकल अप्रोच में ये 3 ही यूज़ होता है। ठीक है, हम सारे स्टेप को, सारे मैथड्स को बहुत ही प्रॉपर वे में पढ़ेंगे। ठीक है, बस अभी आपको बस नाम जान लेना है कि फर्स्ट मैथड इज स्ट्रेट लाइन मैथड, शॉर्टकट में उसको SLM बोलते हैं। क्या बोलते हैं, SLM। इसका दूसरा नाम क्या है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मैथड। दूसरा है रिटर्न डाउन वैल्यू मैथड, इसको WDV बोलते हैं। क्या, WDV, या तो रिटर्न डाउन वैल्यू मैथड, या फिर उसको बोलते हैं डिमिनिशिंग वैल्यू मैथड। ठीक है, ये क्या होता है बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। एंड द नेक्स्ट इज प्रोडक्शन यूनिट मैथड। क्या, प्रोडक्शन यूनिट मैथड। एंड द फोर्थ इज मशीन्स आवर मैथड। एंड द फिफ्थ इज सम ऑफ ईयर डिजिट। एंड सिक्स इज डिप्लेशन। यानी इन सारे मैथड को हम बहुत प्रॉपर वे से पढ़ेंगे, बस अभी नाम जानना है। ठीक है, देख लीजिए, 1 मिनट मैं इंक डाल दूँ, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स। मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स, यानी कॉस्ट ऑफ एसेट्स की मीनिंग क्या होती है, जिससे आपको पता है यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मशीन कितने दिए, 5,50,000। तो ये कॉस्ट कहीं से निकल कर आई होगी। यहाँ पर जो कॉस्ट आई है तो कहीं तो उड़कर तो नहीं आई, कहीं से निकल कर आई होगी। तो उस कॉस्ट की मतलब हमको आपको समझना है। ठीक है, कॉस्ट का मतलब क्या होता है उसको हम लोग इस वीडियो में, यानी इस पार्ट में देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने कोई मशीन को खरीदा। ठीक है, मान लीजिए कि हमने एक चाइना से एक मशीन खरीदा।
ठीक है। तो उसको खरीदा और हमको लाना है इंडिया के कोलकाता शहर में, ठीक है, इंडिया के कोलकाता शहर में हमको लेकर आना है। तो चाइना में खरीदा, लाना है कोलकाता में, ठीक है। तो अब चाइना से कोलकाता में आने के बाद, ठीक है, उस मशीन की जो वैल्यू है कुछ बढ़ जाएगी, कुछ अलग वैल्यू हो जाएगी। उसी अलग वैल्यू को हम लोग कॉस्ट ऑफ एसेट कहते हैं। कॉस्ट ऑफ एसेट्स का मतलब कि उस मशीन की लागत क्या है, उस मशीन की लागत यानी उसकी वास्तविक लागत कितनी है, वही चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आइए अगर मैं समझाऊंगा तो ज़्यादा क्लैरिफाई होगा। आइए शुरू करते हैं। आपने कोई एक एसेट से चाइना से खरीदा, कहाँ से खरीदा, चाइना से। तो यहाँ पे लिखा प्लेस ऑफ परचेस, प्लेस ऑफ परचेस, प्लेस ऑफ परचेस, प्लेस ऑफ परचेस यहाँ खरीदा, प्लेस ऑफ यूज जहाँ यूज करना है। मेरे एग्जांपल में प्लेस ऑफ परचेस क्या था, चाइना। चाइना से हमने एक मशीन खरीदा और यूज कहाँ करना है, कोलकाता में, इंडिया में। तो चाइना में खरीदा, इंडिया में यूज करना है। चाइना में खरीदा, इंडिया में यूज करना है। हमें कॉस्ट निकालना है, जो हमें चाइना में जो मशीन खरीदा इसमें आज कितनी कॉस्ट है। तो उसकी कॉस्ट के लिए आपको मैं कुछ रूल्स बता रहा हूँ, उसी को समझना है, ठीक है। तो आइए, तो मैंने चाइना में खरीदा, इंडिया में यूज करना है, इंडिया में यूज करना है। ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं फर्स्ट टाइम एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टाइम एक्सपेंडिचर। ध्यान दीजिएगा, प्लेस ऑफ परचेस से प्लेस ऑफ यूज के बीच में जो भी खर्चा होता है उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टाइम एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट टाइम एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टाइम एक्सपेंडिचर। और ये सारा खर्चा, ये सारा खर्चा, ये सारा खर्चा, दे आर ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है, दे आर ऑल एक्सपेंसेस एडेड, एडेड टू द value of asset, added to the value of assets या added to the cost of assets, cost of assets। ध्यान सुनिएगा, हम लोग कॉस्ट ऑफ एसेट्स का मतलब जान रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो आप जहां खरीदे और जहां यूज करना है, यहां से यहां तक लाने में जो भी खर्चा किया, मान लीजिए हमने चाइना में जो मशीन खरीदा था ना, वो खरीदा था 50 लाख रुपए की, ठीक है, कितने रुपए की, 50 लाख रुपए की। यहाँ पे खरीदा, क्या वही मेरी कॉस्ट है क्या, नो, वो कहाँ से कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है, कॉस्ट का मतलब होता है कि आपके फैक्ट्री में बैठने के बाद जो उसकी वैल्यू होती है। और क्लैरिफाई होगा, अभी मैं समझा रहा हूं। तो आपने चाइना में खरीदा, किया इंडिया में यूज, उसमें जो भी फर्स्ट टाइम एक्सपेंडिचर, फर्स्ट टाइम एक्सपेंडिचर इन द सेंस कि अब वो मशीन शिप से आएगी तो शिप का ट्रांसपोर्टेशन खर्चा, ठीक है, क्या है, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा। फिर उसके बाद आपका ये कैरेज लगेगा, वो भी आपका फर्स्ट टाइम एक्सपेंडिचर होता है। यानी आपको मैं कह दूं इन द सेंस कि जब आप चाइना से इंडिया लेकर आएंगे, यानी इंडिया इन द सेंस चाइना से आपने खरीदा और कोलकाता में यूज़ करेंगे, कोलकाता के फैक्ट्री में। तो चाइना में हमने खरीदा, कोलकाता के फैक्ट्री में यूज़ करना है, वहाँ तक लाने में जो भी आपको खर्चा हुआ जो फर्स्ट टाइम हो, तो वो तो फर्स्ट ही टाइम रहेगा ना, तो उसका जो भी खर्चा है सब उसके कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। अभी एग्जाम्पल कराएंगे तो और क्लैरिफाई होगा। तो प्लेस ऑफ परचेस से प्लेस ऑफ यूज तक जो भी खर्चा होता है उसको फर्स्ट टाइम एक्सपेंडिचर कहते हैं। वो सारा खर्चा तो होता है मशीन के कॉस्ट में, यानी एसेट्स की कॉस्ट में जुट जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद फर्दर एक्सपेंडिचर, क्या बोलेंगे, फर्दर एक्सपेंडिचर। उसके बाद और खर्चा होगा, भाई मेरे मशीन को बैठा दिया, कलकत्ता की फैक्ट्री में मशीन को बैठा दिया, इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉल करने के बाद भी उसमें ग्रीस होता है, कुछ स्पेयर्स पार्ट होते हैं, कुछ आपको खराबी हो गई तो उसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा तो खर्चा होता है ना, तो उसी को बोलते हैं फर्दर एक्सपेंडिचर। अब वो ऐड होगा कि नहीं होगा, अब आपको आगे पता चलेगा। यानी आपको परचेज और यूज़ के बीच में जितना भी खर्चा होगा, परचेज और यूज़ के बीच में जितना भी खर्चा वो सब जोड़ दीजिएगा। उसके बाद फर्दर एक्सपेंडिचर करेंगे ड्यूरिंग प्रोडक्शन, और वो ऐड होगा कि नहीं होगा आगे आपको पता चलेगा। जरा ध्यान दीजिएगा, मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। फर्दर एक्सपेंडिचर, ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं रेड पेन यूज कर लेता हूँ। टू मेंटेन दी
एफिशिएंसी ऑफ एसेट्स to increase the efficiency of assets। अब यहाँ पे दो बातें निकल कर आ गई। जो आपने फर्दर एक्सपेंडिचर किया है, जो फर्दर एक्सपेंडिचर किया है, क्या वो एसेट्स की एफिशिएंसी को मेंटेन करता है कि एसेट्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है? आइए एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आपकी मशीन फैक्ट्री में चलना शुरू हो गई, उसमें आवाज़ हो रही थी। क्या हो रही थी? आवाज़। उसमें आपने ऑयल डाल दिया, ग्रीस डाल दिया, तो क्या उससे आपकी मशीन की जो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी कि मेंटेन होगी? पहले मशीन 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रही थी, ग्रीस डालने के बाद, ऑयल डालने के बाद भी वो 1000 प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन अब आवाज़ नहीं आ रही है। तो वो क्या हुआ? आपको मेंटेन करे, एफिशिएंसी को क्या कर रही है? मेंटेन कर रही है। प्रोडक्शन में जो पहले 1000 यूनिट हो रहा था वो अब भी 1000 है, बट फर्क ये हुआ कि पहले वो मशीन घड़घड़ घड़घड़ आवाज़ कर रही थी, अब वो आवाज़ नहीं कर रही है। तो यहाँ पे आपको एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं हुई, बल्कि एफिशिएंसी मेंटेन हो गई ऑयल और ग्रीस को डालने की वजह से। आइए, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, तो वो खर्चा यहाँ आएगा, वो खर्चा यहाँ पे आएगा। क्या करेंगे वो बाद में देखेंगे। ये खर्चा कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। लेकिन एक एग्जाम्पल और सुनिए कि जब हमने चाइना से मशीन मंगवा के लाया था ना, उसका एक पार्ट डैमेज हो गया। उस पार्ट की डैमेज की वजह से, उस पार्ट के डैमेज होने की वजह से मेरे प्रोडक्शन में कमी आ रही थी। मतलब उतना अच्छे से बन नहीं पा रहा था, यानी 1000 बनना था, बन रहा था 900। फिर मैंने क्या किया कि इंडिया में उस पार्ट को ढूंढा, ठीक है, उस पार्ट को मैंने एक्सचेंज करके नया पार्ट लगा दिया। उसको लगाने से अब मेरा 1100 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है। तो पहले 900 हो रहा था, अब कितना हो रहा है? 1100। क्या 200 इंक्रीज हुआ? क्या एफिशिएंसी बढ़ी? क्या जो खराब तो वो तो सही हुआ, साथ ही साथ उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई। जो पहले 900 हो रहा था, अब कितना हो रहा है? 1100। तो एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई, तो वो खर्चा यहाँ पर आ जाएगा। क्या करना है जरा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट टाइम एक्सपेंडिचर जो भी है जोड़ दो, आंख बंद करके। फर्दर एक्सपेंडिचर में देखना है कि क्या वो एसेट्स की एफिशिएंसी को मेंटेन कर रहा है कि इंक्रीज करता है। तो मेंटेन करेगा तो क्या करेंगे? मेंटेन करेगा तो क्या करेंगे? जरा ध्यान दो। मेंटेन करेगा तो क्या करेंगे? सच एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। ऐसे खर्चे को आप क्या कीजिएगा? ट्रांसफर कर देंगे। कहाँ कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? P&L अकाउंट, यानी ये खर्चा ऐड नहीं होगा। ठीक है, दिस एक्सपेंसेस आर नॉट एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। बात समझ आ रही है? एफिशिएंसी मेंटेन कर रहा तो उस खर्चे को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? P&L अकाउंट में। यानी P&L अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो दिस एक्सपेंसेस कुड नॉट या आर नॉट एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट्स, यानी वो एसेट्स की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। ठीक है, आइए एफिशिएंसी बढ़ा दिया। एफिशिएंसी क्या कर दिया? बढ़ा दिया। बोलेंगे सच एक्सपेंसेस आर एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट्स, एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट्स। ऐसे खर्चे को क्या करेंगे हम लोग? ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद उस पूरे वैल्यू पे क्या करेंगे? डेप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, एंड डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन का शॉर्ट फॉर्म है डीपी, उसके सर के पर एन। ठीक है, एंड डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन सच वैल्यू। उस खर्चे को ऐड करने के बाद डेप्रिसिएशन पूरे वैल्यू पे लगेगा। ठीक है, तो अभी तक आपने ये सीखा कि कौन कौन सा खर्चा आपको कॉस्ट ऑफ एसेट्स में ऐड होगा और कौन सा नहीं होगा। फर्स्ट टाइम सारा खर्चा ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो फर्दर एक्सपेंडिचर होगा देखेंगे क्या वो मेंटेन करता है कि इंक्रीज करता है। मेंटेन करेगा तो फिर क्या करना पड़ेगा? उसको ऐड नहीं करना है। ठीक है, मतलब वो खर्चा P&L अकाउंट में चल जाएगा। ठीक है, अगर इंक्रीज करता है तो वो खर्चा कॉस्ट ऑफ एसेट्स में जुटेगा और उसके ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ठीक है, यहाँ तक। आइए एग्जाम्पल करा देते हैं एक दो ठो, फिर आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिए,
ये आप देख लीजिए, उतार लीजिएगा। आइए मैं एग्जाम्पल करा देता हूँ, फोटो खींच लीजिए। आइए शुरू करते हैं एग्जाम्पल, इसी से रिलेटेड मैं एग्जाम्पल करा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा एग्जाम्पल नंबर 2 रहेगा, क्या रहेगा, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, computations of cost of assets। कंप्यूट कीजिए कॉस्ट ऑफ एसेट्स को, ठीक है। परचेज प्राइस ऑफ मशीन, प्राइस ऑफ मशीन कितना, मान लीजिए 10 लाख रुपए या 1 लाख रुपए मान लीजिए। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 10,000, ठीक है। इंस्टॉलेशन चार्जेस 20,000। चलिए, तो अब इससे आप क्या करना है, कॉस्ट ऑफ एसेट निकालना। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। कॉस्ट ऑफ एसेट्स बराबर, कॉस्ट ऑफ एसेट्स बराबर, सुनो तो बताइए, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज फर्स्ट टाइम एक्सपेंडिचर है। जब आप चाइना से सामान को इंडिया में लेकर आएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, नहीं शिप्स का भाड़ा लगेगा। और प्लस जब आप लेकर आ जाएंगे इंडिया में तो उस मशीन को फैक्ट्री में इंस्टॉल कराएंगे, तो वो भी मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपेंडिचर है, लेकिन ये दोनों खर्चा आपको ऐड हो जाएगा। तो 1 लाख की मशीन है, उसमें 10,000 मेरा क्या ऐड हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन, और 20,000 क्या ऐड हो जाएगा, क्या, इंस्टॉलेशन। टोटल कितनी कीमत हो गई, कॉस्ट कितनी हो गई, 1,30,000, ठीक है। तो परचेज और कॉस्ट में डिफरेंस होता है। कॉस्ट का मतलब आप जब तक यूज़ किए उसका खर्चा, और फर्दर यहाँ तो फर्दर कुछ एक्सपेंडिचर हुआ नहीं है, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम एक्सपेंडिचर मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, क्योंकि दोनों मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपेंडिचर था। आइए एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, परचेज प्राइस ऑफ मशीन, परचेज प्राइस ऑफ प्लांट लिख देते हैं, ठीक है, प्लांट एंड मशीन, मशीनरी 2 लाख, ठीक है। कैरेज लगा 60,000, इंस्टॉलेशंस लगा आपको 40,000, फिर आपको इंश्योरेंस प्रीमियम, मशीन का इंश्योरेंस भी करा लिया 5,000, ठीक है। जीएसटी भी आपने पेड किया है इसके ऊपर 5,000। चलिए कैलकुलेट कीजिए, मन में कैलकुलेट कीजिए, बताइए कॉस्ट ऑफ मशीन्स कितना होगा, कॉस्ट ऑफ मशीन्स कितना होगा। तो आइए बहुत ध्यान से, सॉल्यूशंस, कॉस्ट ऑफ मशीन निकालना है। सुनो, कॉस्ट ऑफ मशीन परचेज प्राइस तो ऐड होगा, तो पहले तुम परचेज प्राइस लिख दो, लिख दिया। सुनो, कैरेज भाड़ा लाने में मशीन को भाड़ा लगा, तो वो तो फर्स्ट टाइम एक्सपेंडिचर है, ऐड होगा, कोई शक नहीं है, ऐड कर दो 60,000 रुपये, ठीक है। इंस्टॉलेशन, अब तुम मशीन में बैठाओगे तो ही तो यूज़ करोगे ना, तो यूज़ करने से पहले ये खर्चा हुआ, यूज़ करने से पहले ये भी, बिना इंस्टॉल के आप यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो फर्स्ट टाइम एक्सपेंडिचर ये भी ऐड हो जाएगा 40,000। चलिए इंश्योरेंस प्रीमियम, फैक्ट्री में मशीन आ गई तो आपने उसका इंश्योरेंस करा लिया कि अगर कुछ हो जाता है, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, आंधी आ गई, मशीन में आग लग गई, तो फैक्ट्री में आग लगी तो मशीन भी जल जाएगी, तो उसके लिए आपने इंश्योरेंस कराया, और हर साल इंश्योरेंस पे करते हैं, हर साल इंश्योरेंस पे करते हैं, कितना, 5,000।
तो बताइए कि ये 5,000 हर साल पे करते हैं, हर साल पे करते हैं, क्या फर्स्ट टाइम एक्सपेंडिचर है? नो, हर साल पे करते हो तो फर्स्ट टाइम कहाँ से हो गया भाई मेरे? ठीक है, फिर आ जाओ, क्या फर्दर एक्सपेंडिचर? हाँ फर्दर एक्सपेंडिचर है। फैक्ट्री में आने के बाद आपने इंश्योरेंस कराया तो फर्दर एक्सपेंडिचर हाँ है। क्या इससे आपको मेंटेन होता है एफिशिएंसी? ये इंक्रीज होता है। तो इंश्योरेंस कराने से तो ना तो मेंटेन हुआ ना ही तो एफिशिएंसी बढ़ी। इंश्योरेंस कराने से ना तो आपको कुछ एफिशिएंसी मेंटेन हुई ना तो इंक्रीज हुई। भाई इंश्योरेंस हम सिक्योरिटी के लिए कराते हैं, इससे आपके प्रोडक्शन या मशीन से क्या मतलब है ना, बस उसकी सिक्योरिटी हो गई। तो ये खर्चा आपको ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये आपको ना तो फर्स्ट टाइम एक्सपेंडिचर है, और ये भी अगर होता तो ये भी P&L के डेबिट में आता है, जुटता ये है। तो इंश्योरेंस कराने से मेरा कोई एफिशिएंसी बढ़ेगा नहीं, इसकी वजह से ये ना तो ऐड होगा इसमें, ये कहाँ जाएगा? खर्चा हो गया P&L के डेबिट में। कहाँ चल जाएगा? P&L के डेबिट में। जीएसटी पेड, जीएसटी पेड क्या आप मतलब मशीन खरीदा तो आप जीएसटी दिए होंगे, तो ये तो फर्स्ट टाइम एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब आपने जीएसटी पे किया ना तो आपको इसका क्रेडिट मिल जाता है। जितना आपने जीएसटी पे किया उतना आप क्रेडिट लेते हैं, क्रेडिट ले लेते हैं गवर्नमेंट से। तो इसलिए फिर ये भी ऐड, देखो ये तो फर्स्ट टाइम एक्सपेंडिचर है, ये कोई शक नहीं है। हम चाइना से ये खरीदा, मशीन खरीदा, तो वहाँ पे जीएसटी मान लो लगता है, ठीक है, कोई भी टैक्स लगता है, तो वहां पर हमने पे किया होगा, तो फर्स्ट टाइम एक्सपेंडिचर है, वो तो ऐड होगा। लेकिन ये ऐड नहीं होगा इसलिए क्योंकि इसका हमको गवर्नमेंट क्रेडिट दे देता है। क्या देता है? गवर्नमेंट क्रेडिट दे देता है, इसके वजह से भी ये चीज़ ऐड नहीं होगा। अब ये क्रेडिट क्या होता है? मतलब जो आपने पे किया वो आपको रिटर्न मिल जाता है अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि आप बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि जीएसटी का आपको रिफंड मिल जाएगा, तो इसलिए ये ऐड नहीं होगा। तो जोड़ो कितना हो जाएगा? तो 3 लाख रुपया। कितना हो गया? 3 लाख रुपये। बस ध्यान रखना है, अभी बहुत सारे एग्जांपल हम लोग करेंगे तो क्लैरिफाई होगा कि जो फर्स्ट टाइम एक्सपेंडिचर और फर्दर एक्सपेंडिचर है वो चीज़ रखना। फर्दर एक्सपेंडिचर में ये तो ऐड नहीं होता, ये तो P&L के डेबिट में जाएगा, सिर्फ ऐड ये होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही पार्ट हम देखेंगे। एक बार आप अच्छे से इसको रिवीजन कीजिए, कोई भी समस्या होगा तो ज़रूर आप कमेंट में हमसे कमेंट डाउट कर सकते हैं।